हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी डे 3 ऑफ आवर रिवीजन सीरीज। तो आई होप कि आप पिछली 2 वीडियोस को अच्छे से देख के आए होंगे एंड आज की वीडियो में मैं आपको सारा चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड का रिवाइज करवाऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है एंड आई विल ट्राई कि इस वीडियो में मैं आपको सारा A to Z जितना भी इस चैप्टर में है मैं सारा आपको रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम है आवर थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसकी इंट्रो में क्या आएगा, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि डिमांड क्या होती है। ठीक है, तो 3 वर्ड्स होते हैं, वांट, डिजायर एंड डिमांड। वो कहते हैं कि जनरल लैंग्वेज में तो जो वांट, डिजायर, डिमांड है ना, वो एज अ साइनोनियम यूज होते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह में यूज होते हैं। बट इकोनॉमिक्स में इन तीनों का अलग अलग मीनिंग है। डिजायर का मतलब होता है सिर्फ एक इच्छा, विच मीन्स कि अवर विशफुल थिंकिंग। अब विशफुल थिंकिंग का क्या मतलब है कि सपोज कि मेरा मन है कि मैं BMW लूं पर मेरे पास पैसे नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी डिजायर है। मीन्स कि पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, बट मेरे को वो चीज मैंने लेने की सोची है, जस्ट विशफुल थिंकिंग। ठीक है, उसके बाद है वांट, मीन्स रिसोर्सेज हैं बट आप अभी रेडी नहीं हो स्पेंड करने के लिए, रेडी नॉट टू स्पेंड। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास अभी 50,000 रुपीज हैं पर मैं अभी उसको मोबाइल फोन पे स्पेंड करने के लिए रेडी नहीं हूँ। रिसोर्सेज तो है पर मैं उस पर स्पेंड नहीं करना चाहती। एंड डिमांड का क्या मतलब होता है कि आपके पास रिसोर्सेज भी हैं प्लस आप उस पे स्पेंड भी एबल भी हैं या रेडी भी हैं स्पेंड करने के लिए। थोड़ी राइटिंग मेरी मतलब वैसे हो रही है। तो डिमांड का क्या मतलब है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आप वो चीज को लेना भी चाहते हैं एंड आपने उस चीज को ले भी ली, मतलब तीनों चीजें हैं। 3 चीजें थी, डिजायर, वांट, डिमांड। डिजायर मतलब सिर्फ इच्छा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। वांट मतलब मेरे पास रिसोर्सेज है पर मैं अभी एबल नहीं हूँ उस पर स्पेंड करने के लिए। एंड डिमांड का मतलब क्या है कि तीनों चीजें, इच्छा भी है, रिसोर्सेज भी हैं एंड आप एबल भी हैं उस पर स्पेंड करने के लिए। ठीक है जी, ये वाला कंसेप्ट आपको 2 मार्क्स में भी अक्सर पूछते हैं और बच्चे इस कंसेप्ट में कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं कि डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में सिर्फ इतना ही फर्क है, जब हम डिमांड की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग प्राइसेस पे कंज्यूमर कौन सी अलग अलग क्वांटिटीज परचेज कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं ₹10 पे 20 यूनिट्स ले रही हूँ, ₹12 पे मैंने 18 यूनिट्स ले रही हूँ, ₹14 पे मैं 16 यूनिट्स ले रही हूँ। मीन्स अल्टरनेटिव प्राइस पे कंज्यूमर कौन सी कॉमोडिटीज को परचेज कर सकते हैं। बट क्वांटिटी डिमांडेड में हम एक पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं कि सपोज कि ₹10 पे मैंने 4 यूनिट्स परचेज कर ली हैं। इसमें पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूमर ने परचेज कर लिया है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड ए पर्टिकुलर प्राइस। मीन्स एक प्राइस पे मैंने क्या चीज खरीद ली है और इसमें हम रिलेशनशिप बताते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे कंज्यूमर कौन से डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज को ले सकता है। ठीक है, आई होप आप डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड को अच्छे से समझ गए होंगे। मेरी आज थोड़ी स्पीड फास्ट रह सकती है क्योंकि इस चैप्टर में टॉपिक काफी सारे जो हैं इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। देखो कौन सी तरह की डिमांड होती है, टाइप्स ऑफ डिमांड। ये वाला क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स में पूछते हैं। 3 तरह की डिमांड होती है। फर्स्ट वन इज प्राइस डिमांड, then our income demand, and after that is our gross demand। इनके नाम से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं। प्राइस डिमांड में किसका रिलेशनशिप दिखाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, जिसमें प्राइस एंड डिमांड की बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस डिमांड। जैसे कि किसी चीज के प्राइसेस इंक्रीज होने पर उसकी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज, एंड प्राइसेस कम होने पर उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज। ठीक है,
उसके बाद है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड में हम किसकी बात करेंगे, इनकम एंड डिमांड की, ठीक है। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन होते हैं, इसमें क्या था, नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है कि जो एरो है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक बड़ा दूसरा कम, एक कम दूसरा ज्यादा। और इसमें क्या है कि एरो हमारे सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। अब इनकम डिमांड में क्या होता है कि किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज हुई तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड इनकम कम हुई तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सपोज इनकम बढ़ी तो मेरा खर्चा भी बढ़ जाएगा, इनकम कम हुई तो मेरा खर्चा भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्रॉस डिमांड में किसकी बात करते हैं, हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड अवर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं कि जो एक दूसरे की जगह ले लें, जैसे कि टी एंड कॉफी या फिर पेप्सी एंड कोका कोला, ठीक है। दोनों सेम है, अगर मेरे को पेप्सी नहीं मिली तो मैं कोक यूज कर लूंगी, कोक नहीं मिली तो मैं पेप्सी यूज कर लूंगी। एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं कि जो दोनों इकट्ठे यूज होते हैं, जैसे कि पेट्रोल एंड व्हीकल। अब इसमें कैसे होते हैं कि इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है कि अगर मान लो टी का प्राइस कम हुआ, ज्यादा हो गया, ठीक है, टी महंगी होगी तो लोग क्या करेंगे, कॉफी की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम है, मेरे को जो महंगी मिल रही है मैं वो नहीं लूंगी, मैं दूसरी चीज ले लूंगी, ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि अगर पेट्रोल के प्राइजेस अप हो गए तो लोग व्हीकल्स की डिमांड कम कर देंगे। जैसे अब भी ऐसा ही हुआ है ना कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े तो लोगों ने क्या करा कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ गए। पेट्रोल की डिमांड बढ़ने पर व्हीकल्स की डिमांड कम होगी। ये था कॉम्प्लीमेंट्री का केस। एंड सब्स्टिट्यूट के केस में क्या था, क्योंकि दोनों चीजें एक जैसी थी, सपोज कि मेरे को कोक एंड पेप्सी हैं, दोनों सेम प्राइसेस की हैं, कोक के प्राइसेस ज्यादा हो गए तो मैं कोक थोड़ी लूंगी क्योंकि दोनों सेम है, मैं पेप्सी ले लूंगी जिसके प्राइसेस कम है। आई होप आपको ये तीनों टाइप्स की डिमांड समझ आ गई होगी। प्राइस डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, इनकम डिमांड, इनकम एंड डिमांड, क्रॉस डिमांड में सब्स्टिट्यूट गुड एंड अवर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसके बाद हम देखते हैं कि कितने तरह के हमारे शेड्यूल एंड कर्व होते हैं डिमांड में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक शेड्यूल एंड डिमांड का। देखो, जब भी शेड्यूल की बात करें ना, शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। दो तरह का शेड्यूल होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सॉरी डिमांड शेड्यूल मीन्स दो तरह के डिमांड शेड्यूल होते हैं, एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड एक है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। और अभी मैंने आपको बताया है कि शेड्यूल का मतलब क्या होता है टेबल, ठीक है। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या है कि हम एक सिंगल बंदे के डिमांड और प्राइजेस की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल पीएक्स, डीएक्स, 10, 20, 30, 15, 13 एंड 10। ये है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के, जिसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस एंड डिफरेंट डिफरेंट डिमांड को दिखाते हैं। एंड मार्केट में क्या आ जाएगा, मार्केट में मतलब होल हो गया, एक से ज्यादा बंदे आ गए, बट माइक्रो में हम दो या तीन जाने ही लेके चलते हैं क्योंकि ज्यादा अपा दिखा नहीं सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्राइजेस 10, 20, 30, डिमांड ऑफ पर्सन ए, डिमांड ऑफ पर्सन बी। अब ए बंदा डिमांड कर रहा है सपोज 20, देन इसने कर दी 10, 5। सिमिलरली इसने क्या करा 15, 10 एंड 4, ठीक है। ये मैंने रैंडमली टेबल बनाया, आपके बुक में प्रॉपर मेंशन करा होगा, मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से ही बता रही हूँ। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या हो गया, इन दोनों की डिमांड को ऐड ऑन कर दो, ठीक है। जो पूरी मार्केट डिमांड कर रही है एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 35, 20 एंड 9। ये है हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसका आपको एक न्यूमेरिकल भी पेपर में आ जाता है। आपको क्या करेंगे,
वो 2 या 3 बंदों की डिमांड दे देंगे, वो बोलेंगे कि मार्केट डिमांड निकालो, तो आप सभी को ऐड कर दो। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि आपको मार्केट डिमांड दे देंगे और एक बंदे की डिमांड नहीं देंगे, तो आप प्लस माइनस करके खुद से निकाल सकती हो। इसका ही नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कर्व, डिमांड कर्व। ठीक है, जैसे कि शेड्यूल था इंडिविजुअल एंड मार्केट, सिमिलरली जब कर्व की बात करेंगे वो भी किसका हो जाएगा, इंडिविजुअल का अलग बनेगा, मार्केट का अलग बनेगा। अब बेसिकली कर्व होता क्या है कि जब इस टेबल को हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कर्व। ठीक है, जब इस टेबल की, इस टेबुलर प्रेजेंटेशन की हम ग्राफ में प्रेजेंट कर देते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे बनेगा, सिंपल, डिमांड का वैसे ही बनता है। ठीक है, और मार्केट का भी सेम बनेगा, पर आपकी बुक में कैसे बना रखा होगा कि ऐसे करके अलग अलग 2 इंडिविजुअल के बना के और मार्केट का इकट्ठा बना देंगे, बट शेप दोनों की सेम ही बनेगी। साथ साथ आप अपनी बुक को जरूर खोल के रखा करें कि जैसे जैसे मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी में समझा रही हूँ वैसे वैसे आप अपनी बुक में नोट डाउन करके रखें कि हाँ इसमें क्या था, थोड़े थोड़े कीवर्ड्स लिख लें कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या था, एक बंदे की डिमांड, मार्केट में एक से ज्यादा, कर्व में क्या था कि जब हम टेबुलर प्रेजेंटेशन को ग्राफ पे प्रेजेंट कर देते हैं। सिमिलरली मार्केट डिमांड कर्व में क्या था कि पूरे मार्केट शेड्यूल को जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने इस वीडियो में अभी तक 2 से 3 टॉपिक अच्छे से कर लिए। इसके बाद जो आपके मेन टॉपिक्स वो 2 ही पेंडिंग है, वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक है ये वाला टॉपिक। आई थिंक मैंने अपनी जो इस वीडियोस में यूट्यूब चैनल पे 2 से 3 बार करा रखा है। मैं आपको इस वीडियो में तो जल्दी जल्दी करवाऊंगी, अगर आपने इसकी डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो मैं लिंक अटैच कर दूंगी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब है कि जो बाकी चीजें हैं वो कांस्टेंट है। ठीक है, बाकी चीजें होती क्या है, प्राइजेस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये टॉपिक भी मैं आपको करवाऊंगी। वो कहता है कि बाकी चीजों को छोड़ के जो प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांडेड का। ठीक है, तो पहले आप इसकी अजम्पशंस लिखोगे। अजम्पशन सारी वो ही हैं जो हमने अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट में बताएंगे ना कि 5-6 ये चीजें कांस्टेंट लेके चलनी है। बस आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है, पहले इंट्रो लिखना थोड़ी सी, देन स्टेटमेंट, देन अजम्पशंस, टेबल, डायग्राम। अब वो कहता है डायग्राम कैसे बनेगा इसका, डिमांड का वैसे बनता है यूनिट्स एंड क्वांटिटी डिमांड। अब ऐसे इसका मतलब क्या है कि जब जैसे जैसे हम किसी चीज को जैसे जैसे किसी चीज के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड कम होती जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि जब कोई चीज महंगी हो जाएगी तो उसको लोग डिमांड कम करते हैं। इसी वजह से जो डिमांड कर्व की स्लोप होती है वो डाउनवर्ड होती है। अब डाउनवर्ड मैंने आपको कल भी बताया था कि किस वजह से होती है। ठीक है, इसके बाद आप इस टेबल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, टेबल डायग्राम को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। एंड इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी लिमिटेशंस होती हैं। अब लिमिटेशंस का क्या मतलब है कि किन किन चीजों पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। तो किन किन चीजों पे नहीं होता, पहले तो है गिवन गुड्स पे नहीं होता लॉ ऑफ डिमांड। अब गिवन गुड्स की मैंने कल ही एक शॉर्ट डाली है। गिवन गुड्स कौन सी गुड होती हैं कि जिनके प्राइसेस इंक्रीज होने पर उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। क्यों, सपोज कि कोई सस्ती चीज है, मैंने उसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया तो कंज्यूमर को ऐसे लगेगा कि हाँ ये चीज बेटर है। कई बार कोई चीज ज्यादा सस्ती होती है तो कंज्यूमर उसे इसलिए नहीं खरीदता कि शायद उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है हमारी सेकंड है इग्नोरेंस।
अब इग्नोरेंस का क्या मतलब है कि सम टाइम कंज्यूमर किसी सस्ती चीज को इग्नोर कर देता है। उसे ये लगता है कि ये चीज सस्ती है तो ये चीज बेकार ही होगी। फॉर एग्जाम्पल कि सेम चीज मैंने देखी है मीशो पे ज्यादा सस्ती है और वही सेम चीज मैंने अमेजोन पे देखी है, तो मेरे को ऐसे लगेगा कि यार ये चीज ज्यादा सस्ती है ना, तो ये चीज खराब ही होगी। ठीक है। और थर्ड है हमारी आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस में हम वो चीजें लेके चलते हैं कि जो चीज महंगी होने पर ही ज्यादा बिकती है, जैसे कि सुपीरियर चीजें होगी, लाइक हमारी महंगी कार्स होगी, बीएमडब्ल्यू हो गया, आईफोन्स हो गए। अब मान लो जो बीएमडब्ल्यू है, ठीक है, काफी महंगी कार है, लग्जरी चीजों में आती है, तो वो कहते हैं कि ना ये लग्जरी चीजें कंज्यूमर का एक शान बनाती है कि हाँ उस बंदे के पास ये आईफोन है या बीएमडब्ल्यू है तो यार वो तो काफी महंगा होगा। अगर बीएमडब्ल्यू का प्राइस भी ऑल्टो जितना हो गया तो उसको कौन ही खरीदेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो शान शौकत की चीजें हैं। आईफोन है, आईफोन कितना महंगा हो गया पर फिर भी उसकी डिमांड है ना। अगर आईफोन भी एंड्रॉयड जितना ही हो गया तो उसको कौन लेगा, ठीक है, क्योंकि अमीर बंदों को ये होता है कि हाँ अगर हम महंगी चीजें लेंगे तो उनकी थोड़ी रेप्यूटेशन बनेगी। इसलिए आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस में भी क्या होता है कि जब अगर उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे तभी उसकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है जी, आई होप आपको इधर तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर डिमांड फंक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 6 मार्क्स के लिए। ये चैप्टर सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर आपको ऐसे भी बोल देंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। आपने वो फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं कि जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, या डिमांड फंक्शन बोल देंगे। अब दो तरह का डिमांड फंक्शन होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। अब इसमें आप क्या बताएंगे, एक इंडिविजुअल की डिमांड कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है एंड पूरी मार्केट की डिमांड कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि डिमांड ऑफ गुड एक्स इज ए फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स। और पी ऑफ एक्स का क्या मतलब है, प्राइस ऑफ गुड एक्स। अब प्राइस के साथ क्या रिलेशनशिप है, कोई चीज महंगी है तो मैं उसको कम लूंगी, कोई चीज सस्ती है तो मैं उसको ज्यादा लूंगी, इनवर्स रिलेशनशिप है। देन पी ऑफ आर का क्या मतलब है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने वो ही एक्सप्लेन करना है, अवर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड अवर सब्सटीट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या था कि एक चीज मतलब वही पेट्रोल व्हीकल वाली एग्जांपल कि पेट्रोल महंगा हो गया तो मैंने व्हीकल्स की डिमांड कम कर दी। एंड सब्सटीट्यूट में क्या था कि टी एंड कॉफी, कोक या पेप्सी, टी के प्राइसेस कम हुए तो मैंने कॉफी की डिमांड बढ़ा दी, ठीक है। देन वाई मतलब इनकम। इनकम किसकी, कंज्यूमर की, कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। टी का मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब है कि किसी बंदे की पर्टिकुलर कोई टेस्ट या प्रेफरेंसेस पे स्टक होना। जैसे कि सपोज कि मेरे को कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े पसंद है तो उस टाइम पे मेरे को प्राइसेस इफेक्ट नहीं करेंगे, मैं उसी चीज के ही उसी को ही प्रेफर करूंगी, ठीक है। एंड ई का मतलब होता है अवर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड के प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ेंगे तो मैंने अभी डिमांड इंक्रीज कर दी। या फिर अगर मेरे को लग रहा है कि किसी चीज के फ्यूचर में प्राइसेस सस्ते होंगे तो मैं उसकी अब डिमांड नहीं करूंगी, मैं फ्यूचर में ही ले लूंगी। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड। पूरी मार्केट की डिमांड कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एम के टी डी एक्स। इसका मतलब है क्या है कि पूरी मार्केट की डिमांड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब इसमें ना पी एक्स पी आर वाई टी ई, ये सारे तो ये पॉइंट तो इंक्लूड करनी ही है, पर अगर पेपर में आपको 6 मार्क्स में आते तो आप इसको एक्सप्लेन कर दो। जो ये वाले पॉइंट है इनको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना, बस ऐसे लिख देना, ठीक है। अब सबसे पहले है एन। एन का मतलब होता है हमारी पॉपुलेशन। किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसकी डिमांड भी ज्यादा है, कम है तो डिमांड भी कम है, पर इसकी कंपोजिशन पे भी डिपेंड करती है। कंपोजिशन का क्या मतलब है कि कौन से तरह के लोग ज्यादा है। बच्चे ज्यादा हैं पॉपुलेशन में तो बच्चों वाली चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, अगर बुजुर्ग ज्यादा है तो हॉस्पिटल मेडिकल इनकी डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है।
देन आवर जी, जी का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरह की है, तो उसमें क्या आएंगे, टैक्स एंड सब्सिडीज। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई चीज महंगी हो जाए तो उस पर टैक्स लग जाएगा, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई चीज सस्ती हो जाए तो उस पर सब्सिडी मिल जाएगी। एस का मतलब है सीजन एंड क्लाइमेट। सीजन क्लाइमेट मतलब मौसम, जहाँ जहाँ पे जिस तरह का सीजन होगा वहां पे उस तरह की डिमांड होगी। हिमाचल में सर्दी रहती है तो वहां पे सर्दी वाली चीजों की डिमांड ज्यादा है। पंजाब में ज्यादा गर्मी रहती है तो एसी वगैरह की डिमांड ज्यादा है। एंड वाई डी का मतलब है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि किस तरह के लोग आपकी सोसाइटी में हैं। अगर अमीर लोग ज्यादा है तो लग्जरी वगैरह की डिमांड ज्यादा है, अगर पुअर पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपके नेसेसरी चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, ये वाले सारे फैक्टर्स थे जिन पे आपकी डिमांड डिपेंड करती है। अब इस चैप्टर में आपके दो टॉपिक पेंडिंग है। फर्स्ट वन इज वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, कि डिमांड कर्व की स्लोप डाउनवर्ड की होती है। एंड एक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड अवर एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन। ये दो टॉपिक्स भी हम इसी वीडियो में ही कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप मेरे को इस पर रिव्यू जरूर देना कि लंबी वीडियो ज़्यादा अच्छी रहती है या फिर जो 9 या 10 मिनट की वीडियो है वो ज़्यादा बेटर होती है। तो नेक्स्ट में मैं वैसे ही फॉलो करूँगी। आई थिंक जो लॉन्ग वीडियोस होती है बस उसमें ये है कि कंसेप्ट ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं, बट इसमें क्या है कि थोड़ा जल्दी जल्दी में होते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 4 मार्क्स के लिए एंड इसमें भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो, अब वो कहता कि जो आपने डिमांड कर्व बनाया है वो डाउनवर्ड ही क्यों होता है। डाउनवर्ड क्यों था, प्राइसेस कम डिमांड ज़्यादा, प्राइसेस ज़्यादा डिमांड कम। इस टॉपिक में मेरी एक शॉर्ट भी है, आप उसको भी रेफर कर लेना। ठीक है, अब देखो वो कहता है कि चीज सस्ती होने पर ही लोग ज्यादा क्यों खरीदते हैं। पहले तो है न्यू कंज्यूमर्स। मान लो कि कोई चीज महंगी है, जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो अब जैसे अब इस वेदर में जैकेट्स वगैरह कोट्स वगैरह महंगे मिलेंगे। जब फेब्रवरी या मार्च आ जाएगा, ऑफ सीजन आ गया। ऑफ सीजन आने पर क्या है कि जो सारे ब्रांड्स हैं वो ऑफ लगा देते हैं, चीजें सस्ती हो जाती है। तब वो मोंटी कार्लो हो गया, मतलब मेन इनके शोरूम्स पे ज्यादा रश रहने लग जाता है। क्यों, क्योंकि किसी चीज के प्राइसेस कम होने पर ज्यादा कंज्यूमर जुड़ गए उसमें उस चीज को परचेज करने के लिए। क्योंकि सपोज कि पहले प्राइसेस ज्यादा थे, सिर्फ 10 लोग खरीद पा रहे थे, प्राइसेस कम हो गए, जो बंदा नहीं भी अफोर्ड कर पा रहा था वो अब अफोर्ड करने लग गया। इस वजह से क्या है, मार्केट हमारी क्या होगी, एक्सपैंड होगी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि चीज सस्ती होने पर जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो चीज नहीं, मतलब वो पर्सन चीज लेने लग गए। सेकंड है हमारा लॉ ऑफ डीएमयू। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या कहती है, किसी चीज को बार बार कंज्यूम करने से उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। कि वो कहता है कि ना इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर कंज्यूमर किसी चीज को तभी रिपीट करेगा जब उससे मतलब जब उसको नेक्स्ट चीज के लिए प्राइस कम पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसकी यूटिलिटी भी कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं टी शर्ट लेने गई, पहले उन्होंने बोला कि एक टी शर्ट तो आपको 500 की बोली, मतलब 500 की लगेगी। देन सेम टी शर्ट थी, वो कहते कि अगर आप दो लोगे ना तो आपको 900 की लग जाएगी। क्यों, क्योंकि जब हम एक चीज को एक्स्ट्रा लेते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी कम हो जाती है। तो वो कहता है कि वो तभी वो चीज को खरीदेगा जब उसको पहले के कंपैरिजन में कम प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, सेम आपकी बुक में ऐसा ही लिख रखा है। एंड अवर थर्ड है अल्टरनेटिव यूजेस। अब अल्टरनेटिव यूजेस का क्या मतलब है, या मोर यूजेस। जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो उसके यूजेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मिल्क है, मिल्क सपोज पहले महंगा है तो मैं उसको मेन चीज़ों के लिए यूज़ कर रही हूँ। मेरे घर पे मिल्क एक्स्ट्रा आ गया, केजी या 2 केजी, तो एक्स्ट्रा बचा पड़ा तो मैं क्या करूँगी, उसके अलग अलग यूजेस शुरू कर दूंगी कि मैंने दही भी बना ली उसकी, बटर भी बना लिया, देन मिठाइयों में भी यूज़ कर लिया। तो उसका मतलब क्या है कि जब कोई चीज़ सस्ती होती है
तो उसके यूजेस भी बढ़ जाते हैं। जब महंगा था तब तो मैं एक सर्टन जो चीज़ मेरे को पर्टिकुलर चाहिए थी उसके लिए मैं यूज़ कर रही थी ना। तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद बस एक लास्ट टॉपिक पेंडिंग है। इस चैप्टर का लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सारे ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें से कोई भी टॉपिक जो मैंने अब करवाए हैं स्किप मत करना, ठीक है। एक मूवमेंट होती है, एक शिफ्ट होती है। मूवमेंट में होती है एक्सटेंशन कंट्रैक्शन, शिफ्ट में होती है इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड। अब देखो जो मूवमेंट होती है ना वो सिर्फ अपने प्राइजेस में चेंजेस के कारण आती है। इसमें जो अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि वेदर, सीजन, ये सब कुछ कांस्टेंट होते हैं। एंड जो शिफ्ट होती है, शिफ्ट में इंक्रीज डिक्रीज आती है और ये अदर फैक्टर्स के कारण होती है। इसमें प्राइजेस कांस्टेंट होती हैं। इसमें क्या है हमारे प्राइजेस कांस्टेंट। एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज कम होना। अब एक्सटेंशन में वो कहता है कि अगर किसी चीज के प्राइजेस कम हो गए तो उसकी डिमांड क्या है, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, किसी चीज के प्राइजेस ज्यादा होने पर उसकी डिमांड क्या है, कम हो जाएगी। जो एक्सटेंशन का डायग्राम बनेगा ना वो सेम लॉ ऑफ डिमांड की तरह ही होएगा, बस जैसे कि कुछ इस तरह से, यहाँ से यहाँ आगे कम से ज्यादा की तरफ आगे एक्सटेंड हो गया, या फिर कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ एरो आएगा, ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। इसकी भी पूरी कंप्लीट वीडियो पड़ी है, एक्सप्लेन्ड वीडियो पड़ी है, अगर आपने देखनी हो तो मेरी मतलब प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। देन इंक्रीज में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ नहीं आता कई बच्चों को। ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइजेस कांस्टेंट है। वो कहता प्राइस इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, पहले मैं कम ले रही थी अब मैं ज्यादा ले रही थी। फॉर एग्जाम्पल गर्मी में मैं आइसक्रीम ज्यादा ले रही थी, ज्यादा खा रही थी, तब सपोज कोन का प्राइस था 40 रुपीज, तब मैं दिन में 2 खा लेती थी। अब सर्दी आ गई, कोन का प्राइस तो सेम ही है, 40 रुपीज है, अब मैं क्यों नहीं खा रही, क्यों, क्योंकि वेदर इफेक्ट कर गया, पहले गर्मी थी अब सर्दी थी। तो वो कहता है कि प्राइजेस कांस्टेंट होने के कारण डिमांड इंक्रीज हो जाए, प्राइजेस ऐसे कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ जाए, जब डिमांड बढ़ती है ना तो डिमांड कब आगे की तरफ शिफ्ट होता है, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड कब आगे की तरफ, अगर डिमांड कम हो जाए तो डिमांड कब पीछे की तरफ, इसको इंक्रीज बोलते हैं एंड उसको डिक्रीज बोलते हैं। तो इस वीडियो में हमारे सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड आप मेरे को रिव्यू जरूर देना कि लॉन्ग वीडियो ज़्यादा अच्छी है या शॉर्ट वीडियो ज़्यादा अच्छी है, उस अकॉर्डिंग ही मैं अगली वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, ताकि मैं थोड़ी मोटिवेट रहूं। बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, एडिटिंग वगैरह में बहुत टाइम जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप